हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक से होंगे। आज जो हमारा नया टॉपिक है इंटरनेशनल का सेकंड यूनिट, हम इसमें पढ़ेंगे कंसेप्ट पावर इन इंटरनेशनल रिलेशन। और इनका जो सब यूनिट है उसमें हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ पावर क्या है, नेशनल पावर क्या है, और नेशनल इंटरेस्ट और फॉरेन पॉलिसी क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे पावर क्या चीज़ को कहते हैं। कंसेप्ट ऑफ पावर इन इंटरनेशनल रिलेशन। Power is one of the most central concept in the studies of international relation. In a world without a central government, where is no authority to exist above state anarchies, powers determine survival, influence, and status. Understanding how power operate in IR to understand why state behave the they do. पावर का सिंपल मतलब यही है, पावर एक ऐसी सेंट्रल कंसेप्ट कहा गया है इन इंटरनेशनल रिलेशन में। इसमें ये कहा गया है कि कोई भी दुनिया है विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी दुनिया मतलब ऐसे नहीं चल सकती। कोई भी मतलब बड़ा हो, अनार्की हो या कुछ भी हो, तो उसमें क्या चाहिए, अथॉरिटी चाहिए जो कि डिटरमाइन रहे, सर्वाइव रहे, इन्फ्लुएंस रहे और स्टेट। हमें अगर अंडरस्टैंडिंग करना है पावर के लिए, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि स्टेट का वहाँ पे रहना ज़रूरी है। अगर हम बात करें इन आयर, पावर इज नॉट जस्ट अबाउट द वार एंड मिलिट्री बट आल्सो डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक्स, कल्चर, अलायंस एंड परस्पेक्टेशन। तो इसमें अगर हम ये कहा जाए कि पावर जो है सिर्फ एक वार या मिलिट्री के लिए यूज़ नहीं किया जाता, वो पावर जो है मतलब डिप्लोमेसी के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, कल्चर के लिए, अलायंस के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, रिसेप्शन के लिए, तो हर चीज़ के लिए जो है पावर यूज़ की जाती है। अगर आप जैसे देखें, जैसे इलेक्शन होते हैं इंडिया में, या फिर आप लोकल पंचायत के इलेक्शन देख सकते हैं, तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि जो भी चीज़ होती है वो पावर के ऊपर डिटरमाइन होती है कि लोग जो भी इलेक्शन लड़ते हैं वो क्या क्या चाहते हैं कि हमारे पास पावर होनी चाहिए। ठीक है, आपको ये चीज़ का समझ आ गया कि पावर मीन्स क्या होती है, पावर हमें किस चीज़ है। अगर हम अपने सिंपली लैंग्वेज में ये कहा है कि हमें क्या चाहिए, हमें पावर चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए जी। अगर हम बात करें नेक्स्ट जो है नेशनल पावर के, नेशनल पावर रेफरेंस टू द टोटल कैपेबिलिटी ऑफ नेशन दैट इनेबल टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर ऑफ नेशंस और इंटरनेशनल एक्टर्स। ये एक कंट्री की पॉलिटिकल, इकोनॉमी, मिलिट्री और कल्चर कैपेसिटी को कंबाइंड फॉर्म होती है जो उसको ग्लोबल डिफाइन करती है। एज पर मैग्नेटो, पावर में कॉम्प्रोमाइज एनीथिंग दैट एस्टेब्लिश एंड मेंटेन कंट्रोल्स और ऑफ मेंस आवर मेंस। तो इसमें ये कहा गया है, नेशनल पावर को रेफर किया जाता है, बताया गया है कि वो टोटल कैपेबिलिटी ऑफ नेशन की होनी चाहिए, वो ज़रूरी मतलब नेशन के लिए होनी चाहिए, और ये इनेबल इन्फ्लुएंस करे बिहेवियर का अदर नेशन और इंटरनेशनल एक्टर के साथ। मतलब इसमें ये कहा गया है कि एक कंट्री में पॉलिटिकल, इकोनॉमी हो, मिलिट्री हो, कल्चर कैपेबिलिटी को कंबाइन फॉर्म में करे जो उसको ग्लोबली डिफाइन करे। ठीक, नेशनल पावर का ये होगा, जैसे आप देखें स्टेट पावर होगी, एक होगी नेशनल पावर। जैसे स्टेट पावर होगी जी, जिसमें आप देखें सीएम हो गया, पी मतलब उसके बाद गवर्नर हो गए, फिर ये क्या करते हैं, ये नेशन मतलब आगे कौन सी है, स्टेट पावर है। और नेशनल पावर में आगे जिसमें आप देख सकते हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, मतलब ऐसी इन पावर को क्या कहते हैं, मतलब नेशन पावर जो नेशन के थ्रू करे, जैसे बाहर की कंट्री के साथ करें उनको नेशन पावर कहते हैं। अगर हम मैग्नेथो की बात करें, उसने ये कहा गया था कि पावर जो है कॉम्प्रोमाइज एनी थिंग्स, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ की जा सकती है, पावर दैट एस्टेब्लिश मेंटेन कंट्रोल्स ऑफ मेन्स और मैन। तो अगर उसमें हम बात करें कंपोनेंट ऑफ नेशनल पावर, अगर पावर को कंपोनेंट मतलब देखा जाए, तो उसमें एक होता है टेंजिबल, जिसको हार्ड एलिमेंट कहते हैं, जिसमें आप देखेंगे जिसमें मतलब चीज़ होनी चाहिए, जिसमें आप देखते हैं जियोग्राफिकल पोजीशन होनी चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए, मिलिट्री स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, नेशनल रिसोर्स होना चाहिए, और उसके बाद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होनी चाहिए। तो आप ये देखेंगे सबसे पहले जो हार्ड एलिमेंट में आता है, सबसे पहले क्या होनी चाहिए, हमारे पास लोकेशन होनी चाहिए, जैसे इंडो पैसिफिक हो गया, चाइना बॉर्डर हो गया, एक्स्ट्रा। अगर पॉपुलेशन की बात करें, इसमें हमें साइज्ड होना चाहिए, स्किल्ड मैन पावर होना चाहिए, यूथ जो होना चाहिए उसमें ये क्या होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर मिलिट्री की स्ट्रेंथ की बात करें, इसमें आर्मी की साइज़ की बात हो रही है, न्यूक्लियर वेपन की बात हो रही है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात है, और इकोनॉमिक्स की बात करें तो उसमें जीडीपी का हो गया, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी हो गया, और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी। अगर नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो इसमें ऑयल आ गया, गैस आ गया,
मिनरल आ गए, फर्टाइल आ गए, लैंड आ गए। और टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट में एआई आ गया, स्पेस आ गया, टेक आ गया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप ये देख सकते हैं कि हार्ड एलिमेंट्स में होते हैं ऐसी चीज़ें जो अच्छे से पाई जाएँ और उनके ऊपर काम किया जाए। जैसे आप देखें जियोग्राफी लोकेशन के लिए भी हमें एक पोजीशन चाहिए कि हम किस तरह पॉपुलेशन की बात हो रही है, मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात हो रही है, उसके बाद इकोनॉमिक्स स्ट्रेंथ की बात हो रही है, नेचुरल रिसोर्स की बात करें और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करें। अगर बात करें इंटेंजिबल की बात है जिसे हम सॉफ्ट एलिमेंट का कहते हैं, जिसमें सबसे पहले जो बात होती है लीडरशिप और डिप्लोमेसी की बात हो रही है, जिसमें हम देखें ग्लोबल इमेज, क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, एग्जांपल नेहरू, मोदी, जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी और इंदिरा गांधी। तो ये जो है जो लीडरशिप करते हैं, जो लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ग्लोबल इमेज क्वालिटी करते हैं, जिससे क्या हो कि डिप्लोमेसी अच्छे से हो। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात हो रही है कि इंटरनल लॉ जो होते हैं एंड ऑर्डर स्टेबल इंस्टीट्यूशन करते हैं। अगर कल्चर इंस्टीट्यूशन इन्फ्लुएंस की बात करें, जिसमें बॉलीवुड आ गया, इंडिया डिस्पोजर आ गया, योगा आ गया, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की बात हो रही है। नेशनल मॉरल की बात करें जिसमें यूनिटी की बात होगी, इंटर सॉलिडिटी की बात होगी। अगर थ्योरीज ऑफ व्यूज़ की बात करें तो उसमें ये कहा गया सबसे पहले जो है हेंस मैग्नेटो की बात हो रही है और रियलिस्ट की बात हो रही है। अगर आपको रियलिस्ट, उसके बाद लिबरल, न्यू लिबरल्स, गेम थ्योरीज, उसके बाद डिपेंडेंसी थ्योरी, मतलब ऐसे डिपेंडेंसी थ्योरी अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप हमारे यूनिट 4 की जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्लास है वो देख सकते हैं। अगर आपको मतलब रियलिस्ट, उसका आइडियलिस्ट की अगर आपको मतलब कन्फ्यूजन हो रही है तो आप हमारे इंटरनेशनल रिलेशन के जो है 12 अप्रोचेज़ की जो 12 थ्योरी हमने कराई है वो आप क्लासेस देख सकते हैं, तो आपको ईजिली जो है समझ आ जाएगा। तो अगर हेंस मैग्नेटो की बात करें तो पावर इज बोथ दैट मीन्स द एंड ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। और जोसेफ नाइस ने कहा था इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ सॉफ्ट पावर एंड स्मार्ट पावर, कम्बिनेशन ऑफ हार्ड प्लस सॉफ्ट पावर। ठीक। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, नेशनल इंटरेस्ट की बात करें, नेशनल इंटरेस्ट इज द सम टोटल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स a nation seek to pursue in the international sphere to secure its identity, सिक्योरिटीज़, प्रॉस्पेरिटीज़ एंड वैल्यूज़। इसमें ये कहा गया था कि नेशनल इंटरेस्ट ये होता है कि सम टोटल होना चाहिए ऑब्जेक्टिव्स का और नेशन के साथ, जिसमें हमें ये करना चाहिए इंटरनेशनल स्पेयर्स, जिसमें सिक्योर होना चाहिए आइडेंटिफाई, सिक्योरिटी, पर्सपेक्टिव एंड वैल्यूज़। ये हर देश की विजन एंड पर्पज़ होता है जो जिसमें अचीव करने के लिए फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट की तो हेंस मैग्नेटो की बात करें, इसमें प्राइमरी इंटरेस्ट की बात हो रही है, सेकेंडरी इंटरेस्ट की बात हो रही है, परमानेंट इंटरेस्ट की बात हो रही है और वेरिएबल इंटरेस्ट की बात करें। अगर हम बात करें प्राइमरी इंटरेस्ट में सबसे पहले क्या होता है, जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास प्राइमरी काम क्या है, हम पहले इस काम क्या करेंगे, जैसे जैसे हम यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो हमारा प्राइमरी काम क्या कि हमें जॉब चाहिए। तो उसके बाद मतलब फिर उसके बाद हम क्या करें, नेट की तैयारी करेंगे, जेआरएफ की तैयारी करेंगे, पीएचडी करेंगे, तो हमारा ये सेकेंडरी काम हो गया। प्राइमरी काम में ये इंटरेस्ट में ये क्या आ गया कि सर्वाइवल होनी चाहिए और सवरेंटी होनी चाहिए और नेशनल सिक्योरिटीज़ की बात होनी चाहिए। फिर उसके बाद सेकेंडरी इंटरेस्ट की बात करें, इसमें ट्रेड होना चाहिए, अलायंस होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर परमानेंट इंटरेस्ट की बात करें तो इसमें होना चाहिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, गोल होना चाहिए, रिलीजियस लीडरशिप। और इसे वेरिएबल इंटरेस्ट की बात करें तो इसमें हम बात कर सकते टाइम बाउंड ऑब्जेक्टिव से। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आ जाता है एनर्जी डील्स, शॉर्ट टर्म टेरिटरीज। तो अगर हम बात करें फीचर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट की तो इसमें सबसे पहले जो डायनेमिक की बात हो रही है, इंटरेस्ट जिसमें चेंज किया जाता है विद टाइम्स, फॉर्म्स, नॉन अलाइनमेंट टू स्ट्रेटजी, ऑटोनॉमी। सॉवरन सेंट्री की बात करें, नेशनल सिक्योरिटी इज ऑलवेज टॉप प्रायोरिटी, मोरल और अमोरल डिपेंड ऑन स्टेट आइडियोलॉजी, रियलिस्ट इग्नोर्स मोरालिटी, कॉन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन, परस्यूट ऑफ इंटरेस्ट कैन लीड टू आइदर्स। अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल ऑफ इंडियन नेशनल इंटरेस्ट की बात करें, इसमें इंश्योरिंग टेरिटरी ऑफ इंटीग्रिटी, एग्जाम्पल कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, maintaining energy security ties with Gulf nations, securing the India-Ocean region, Sagar doctrines, strategy partnership with USA, Russia, France, Japan, countering China in Quads and Indo-Pacific इंटरेंशन। अगर हम बात करें फॉरेन पॉलिसी की तो फॉरेन पॉलिसी इज सेट ऑफ स्ट्रेटजी एंड प्रिंसिपल अडॉप्ट बाय अ स्टेट टू कंडक्ट
relation with other states and international organization to protect and promote इट्स नेशनल इंटरेस्ट। सबसे पहले फॉरेन पॉलिसी की बात है। फॉरेन पॉलिसी क्या करता है, एक स्ट्रेटजी देता है, एक प्रिंसिपल बताता है जिससे हम क्या करें, कॉन्टैक्ट करें रिलेशन को विद अदर स्टेट के साथ, इंटरनेशनल रिलेशन टू जो हमें क्या करें, प्रोटेक्ट एंड प्रमोट करें नेशनल इंटरेस्ट की बात करें। अगर हम बात करें डिटरमाइंड्स ऑफ द फॉरेन पॉलिसी, इसमें सबसे पहले फैक्टर और इम्पैक्ट एग्जाम्पल की बात करें कि फैक्टर क्या हो और इम्पैक्ट क्या बढ़ता है इससे। सबसे पहले देखिए जियोग्राफी। जियोग्राफी के लिए हमें क्या होना चाहिए, लैंड लॉक्ड कंट्री होनी चाहिए वर्सेस कोस्टाइल पावर होनी चाहिए। और हिस्ट्री कल्चर की बात करें तो इसमें पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिफाई होनी चाहिए, सिविलाइजेशन डिप्लोमेसी होनी चाहिए जैसे इंडिया और बुद्धिज्म की थी। अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स नीड की तो इसमें हमें ट्रेड एग्रीमेंट होना चाहिए जिसमें आप WTO की एंगेजमेंट की बात कर सकते हैं। अगर मिलिट्री कैपेबिलिटी की बात करें, न्यूक्लियर पॉलिसी, डिफेंस पैक्ट की बात हो रही है। अगर पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें, इसमें डेमोक्रेसी प्रमोट्स ओपन डिप्लोमेसी की बात हो रही है। और लीडरशिप की स्टाइल की करें, नेहरू आइडियलिज्म एंड मोदी प्रैग्मेटिज्म की बात करें। अगर पब्लिक ओपिनियन की बात करें, मीडिया की, इसमें प्रेशर ग्रुप, सिविल सोसाइटी और वॉइस की बात हो रही है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी में डिप्लोमेसी की बात हो रही है जिसमें नेगोशिएशन होनी चाहिए, इम्बेरेसन समिट होने चाहिए लाइक ब्रिक्स एंड G20। अगर ट्रेड्स की बात करें, इसमें आप ये ट्रेड इकोनॉमिक्स रिलेशन किसमें बाईलैटरल मल्टीलैटरल ट्रेड्स की बात हो रही है। उसके बाद हम देखें मिलिट्री पावर्स एंड अलायंस की बात करें, डिफेंस और कोऑपरेशन जॉइंट एक्सरसाइज की बात हो रही है। फॉरेन एड की बात करें, डेवलपमेंट असिस्टेंट टू अफेयर्स अफ्रीका, नेबर्स, प्रोपोगेशन एंड सॉफ्ट पावर। इसमें योगा डे, IECCR कल्चर मिशन की बात हो रही है। इंटेलिजेंट साइबर डिप्लोमेसी की बात करें, नेशनल सिक्योरिटी मैकेनिज्म की बात हो रही है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी एग्जांपल की बात करें, नॉन अलाइनमेंट की बात हो रही है, इसमें नेहरू विजन इन द कोल्ड वार की बात हो रही है। लुक ईस्ट टू ईस्ट पॉलिसी में इसमें स्ट्रेंथ एशिया पैसिफिक टाई की बात हो रही है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की बात करें, गुड रिलेशन विद सार्क नेशन, स्ट्रेटेजी ऑटोनॉमिक्स की बात करें, इंडिया स्टैंड विद रशिया यूक्रेन वार। डिजिटल डिप्लोमेसी की बात करें, डिस्पोरा एंगेजमेंट, PM मोदी ग्लोबल विजिट की बात करें। तो इसमें ये कह सकते हैं कि जो फॉरेन पॉलिसी की बात की जाए, एग्जांपल हम बात करें, सबसे पहले नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात हो रही है, लुक ईस्ट रैकेट पॉलिसी की बात हो रही है, नेबर फर्स्ट पॉलिसी की बात हो रही है, स्ट्रेटेजी ऑटोनॉमिक्स की बात हो रही है, उसके बाद डिजिटल डिप्लोमेसी की बात हो रही है। अगर हम बात करें रिलेशनशिप बिटवीन पावर, इंटरेस्ट एंड पॉलिसी, इसमें ये कहा जाता है पावर इज टूल, इंटरेस्ट इज गोल, पॉलिसी इज पाथ। Without powers, interest is unachievable. Without policy, interest can be pursued, and without interest, power become meaningless. अगर हम नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स पावर्स इन इंटरनेशनल रिलेशन, सबसे पहले जो टाइप्स की बात हो रही है, हार्ड पावर की बात हो रही है। इसमें हार्ड पावर का मतलब होता है पावर का कंपेल होना, यानी किसी स्टेट या एक्टर की ज़बरदस्ती अपने काम करवाने की शक्ति। ठीक, हार्ड पावर ही होता है। कैसे, जैसे मम्मी है हमारे घर में, तो हम वो कहते हैं कि आपको ये चीज़ करनी करनी है, तो उस चीज़ को हमें करना ही पड़ता है, तो ये होती है हार्ड पावर। जैसे हम थिंकर्स की बात करें, ट्रेडिशनल की बात करें, रियलिस्ट थिंकर जो है, जैसे उसमें हेंस मैग्नेथो की बात हो रही है और केंट्स की बात हो रही है। EH कार्स हार्ड पावर जो इन एक्चुअल पावर मानते हैं कि एलिमेंट्स की बात करें, मिलिट्री स्ट्रेंथ, आर्मी, न्यूक्लियर वेपन्स, डिफेंस टेक की बात हो रही है। इकोनॉमिक कैपेबिलिटी की बात करें, GDP, सैंक्शन, ट्रेड वार की बात हो रही है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, उसके बाद हम देखा जाए तो कमांड पावर बिकॉज इट फोर्स टू चेंज इन बिहेवियर्स। USA इन्वेशन इराक 2023 में जो प्योर हार्ड पावर यूज हुई थी, और चाइना मिलिट्री एक्सेशन सोच चाइना इसी में हुई थी। हार्ड पावर होगी किसी के ऊपर सख्त काम करना। तो सॉफ्ट पावर की बात होगी, इसमें जोसेफ नायर जो थे हार्वर्ड स्कॉलर थे, इन लेट 1980 में फर्स्ट इंट्रोड्यूस इज बुक्स बॉर्न टू लीड। इनकी डेफिनेशन यही थी कि ये एक इनविजिबल पावर होती है जो किसी भी कंट्रीज के कल्चर, वैल्यू, डिप्लोमेसी से पूरा मीडिया, ग्लोबल इमेज के जरिए काम करती है। ठीक है। सॉफ्ट पावर होगी जैसे सोशल मीडिया का यूज़ करना, किसी कल्चर के बीच में चले जाना, उसकी वैल्यूज़ करना, डिप्लोमेसी से काम करना, डायस्पोरा से करना, मीडिया से करना और ग्लोबल इमेज के जरिए काम करना। अगर हम बात टूल की बात करें तो सबसे पहले जो है कल्चर, जैसे आप देख सकते हैं कि कल्चर में ये चीज़ आ जाती है कि बॉलीवुड मूवीज़ आ गए, कॉन्स्टिट्यूशन योगा आ गए, तो ये चीज़ आ गई किसमें, सॉफ्ट पावर। अगर फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो इसमें नॉन अग्रेशन, पीस, एथिक्स की बात हो रही है। और एजुकेशन की बात करें, फॉरेन स्टूडेंट स्कॉलरशिप की बात करें, डायस्पोरा की बात करें, ग्लोबल इंडियन कम्युनिटी जो बाहर रह रही है। अगर पब्लिक डिप्लोमेसी एंड ग्लोबल गुडविल की बात करें, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, इंडिया इंटरनेशनल योगा डे, US यूनिवर्सिटी अटैचिंग ग्लोबल टैलेंट्स, साउथ कोरिया के
KP पॉप डिप्लोमेसी। अगर स्मार्ट पावर की नेक्स्ट की जब बात करें, पहले हमने हार्ड पावर पढ़ लिया, सॉफ्ट पावर पढ़ लिया, अब हम हार्ड पावर की बात करें। ये सेम जो था जोसेफ नाइस ने पोस्ट कोल्ड वार एरा के टाइम पे दिया था। इन्होंने बोला क्या था, स्मार्ट पावर स्ट्रेटेजी यूज ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट पावर। इसमें ये कहा गया था कि जो सॉफ्ट पावर है वो स्ट्रेटेजी यही करती है कि हार्ड और सॉफ्ट को मिला के। इसमें हम ये कह सकते हैं स्मार्ट पावर हार्ड पावर प्लस सॉफ्ट पावर दोनों को मिला के काम करना। ये कंसेप्ट सुजेस्ट करता है कि न सिर्फ फोर्स लगाना हार्ड पावर काफ़ी है और ना है सिर्फ इमेज बनाना सॉफ्ट पावर, दोनों को कॉम्बिनेशन करना ज़रूरी है। अगर इसको पॉपुलराइज किसने किया, इसको फेमस किया गया था, इसमें इसका नाम है हेनरी क्लिंटन की बात हो रही है, जिन्होंने यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे 2009 से 2013 में इन्होंने इस थ्योरी को क्या किया था, फेमस किया था। अगर एग्जांपल की बात करें तो उसमें आप ये देख सकते हैं यूएस डिप्लोमेसी जो ईरान के साथ हुई थी, न्यूक्लियर डील की बात, थर्ड ऑफ सक्सेशन डायलॉग की बात हुई थी, जिसमें आप इंडिया और स्ट्रेटेजी इंडो पैसिफिक की बात हुई थी, जिसमें मिलिट्री प्रेजेंस प्लस कल्चर इन्फ्लुएंस की बात हो गई। अगर फास्ट पावर की बात करें जो फोर्थ टाइप है, तो इसमें आप ये देख सकते हैं, ये किसने दिया था, जॉन चैपमैन की बात हो रही थी, जिसमें फास्ट पावर इज एबिलिटी टू क्विक एंड टाइमली इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स टू प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट। ये इम्प्लाइज कर रहा था कि स्पीड, डिसीजन मेकिंग, टाइमली एग्जीक्यूशंस एंड क्राइसिस रिस्पॉन्सिबल काफ़ी इंपॉर्टेंस हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, इंडिया क्विक evacuation during Ukraine powers ऑपरेशन गंगा, यूएस रिस्पॉन्सिबल आफ्टर 9/11। अगर स्ट्रक्चर पावर की बात करें जो फिफ्थ पावर है, तो इसमें ये कहा गया था सुसन स्ट्रेज ने, एक क्रिटिकल थ्योरिस्ट स्कॉलर्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स IPE, इसमें डिफाइन किया था कि ये किसी भी स्टेट के पास तब होता है कि जब वो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, मार्केट नॉर्म्स या सिस्टम को डिफाइन करने की कैपेसिटी रखता है। Structure power is power to shape framework within which state operate like is rule of games in global politics। अगर हम बात करें इनकी जो फोर स्ट्रक्चर स्टेज थी, इसमें सबसे पहले क्या था कि नॉलेज स्ट्रक्चर होना चाहिए कि हु कंट्रोल नॉलेज, हु कंट्रोल एजुकेशन, रिसर्च, मीडिया एंड इंफॉर्मेशन, की मीडिया का नॉलेज हर चीज़ जो है वो किन के हाथ में है। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होना चाहिए कि लाइक इनके पास मतलब कौन कंट्रोल करता है मनी फ्लो को, इंस्टीट्यूशन लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक। अगर सिक्योरिटी स्ट्रक्चर की बात करें, हु प्रोवाइड सिक्योरिटी अलायंस, आर्म्स ट्रेड और प्रोडक्शन स्ट्रक्चर की बात करें, हु कंट्रोल ग्लोबल प्रोटेक्शन एंड सप्लाई चेन। अगर हम बुक्स की बात करें तो इसमें बात करें स्टेट एंड मार्केट की बात हो रही है, 1988 में इंट्रोड्यूस बाय स्ट्रक्चर पावर की बात हो रही है। उसके बाद हम देखते हैं द रिट्रीट ऑफ स्टेट की बात हो रही है, राइज ऑफ ग्लोबल कॉपरेशन वर्सेस स्टेट। अगर कैसीनो की जो कैपिटलिस्ट है 1998 में, क्रिटिक ऑफ अनस्टेबल ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की बात हो रही थी। अगर समरी की बात करें तो उसमें आप ये कह सकते हैं हार्ड पावर जो थी वो मैग्नेथो ने कहा थी, इसमें फोरल कॉन्स्टिट्यूशन की बात होगी। और अगर टूल की बात करें मिलिट्री इकोनॉमिक्स की, अगर सॉफ्ट पावर की बात करें जोसेफ नाइस की बात थी, इसमें अट्रैक्शन बेस्ड पावर की बात हुई, जिसमें हम किसकी बात कर रहे थे, कल्चर, डिप्लोमेसी और वैल्यूज़ की बात हो रही थी। अगर स्मार्ट पावर की बात करें तो जोसेफ नाई और हिलरी क्लिंटन की बात हुई, जिसमें दोनों का कम्बिनेशन होना चाहिए और दोनों का अट्रैक्शन होना चाहिए। और फास्ट पावर में ये कहा गया था जॉन चैम्पियन की स्पीडिंग एंड टाइमिंग एक्शन होना चाहिए, रैपिड डिप्लोमेटिक शिफ्ट, मिलिट्री मूव्स। और स्ट्रक्चर जो थी इसमें सुसन स्ट्रेज की बात थी, जिसमें कंट्रोलिंग फ्रेमवर्क, ग्लोबल स्ट्रक्चर की बात की थी, फाइनेंस, नॉलेज और सिक्योरिटी प्रोटेक्शन की बात की थी। अगर हम ओवरऑल की बात करें कि हम ये कहा गया था पावर जो है IR की वन डायमेंशन नहीं है, नॉट इन वन डायमेंशन, कॉम्बिनेशन होना चाहिए ऑल फॉर्म का, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, रीजन्स एंड कंपोनेंट। और जोसेफ नाई कहते थे कि पावर डे इज लेस अबाउट हु आर्मी विन, मोर अबाउट हु स्टोरी विन। तो यदि फाउंडेशन जो इंटरनेशनल की वो हमें ये दिखाती है, वो पढ़ा समझाती है कि जो होल्ड पावर की है वो कैसे अचीव करें इन एब्सेंस ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट्स इन नेशनल इंटरेस्ट थ्रू बिकम्स इंस्टेंस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हैंस मैग्नेटो। अब जो हमारा सेकंड यूनिट है, सेकंड सब यूनिट, पहले हमने फर्स्ट सब यूनिट पढ़ा, अब हमारा जो सेकंड सब यूनिट है उसमें आप देख सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर, टेनेजेबल एंड इंटेनेजेबल। ये हम जो पढ़ रहे हैं ये JKPSC लेक्चर जो है 10+2 के एग्ज़ाम के उस हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो उसमें ये कहा गया कि नेशनल पावर को है टोटल कैपेबिलिटी होनी चाहिए जो करे इन्फ्लुएंस करे अदर ग्लोबल अफेयर के साथ। इसमें ये कहा गया था हर कंट्री अपने नेशनल इंटरेस्ट अचीव करने के लिए अपनी पावर का यूज़ करती है और ये पावर टेनेजेबल होती है
या अनटेंजिबल से मिलकर होती है। हेंस मैग्नेथो ने एक बार कहा था कि पावर जो है इमीडिएट एम ऑफ ऑल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अगर हम बात करें टेनेजेबल एलिमेंट्स की डेफिनेशन पावर, इसमें कहा है मटेरियल पावर होती है। टेनेजेबल वो होती है जो फिजिकल, मेजरेबल और क्वालिटेबल हो। इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है स्टेट की कैपेबिलिटी पे होता है। अगर हम बात करें टेनेजेबल की बात करें, हमने अपने इसको ऑलरेडी शॉर्ट में पढ़ लिया, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले ज्योग्राफी की बात हो रही थी, पॉपुलेशन की बात हो रही है, और उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज की बात हो रही है, इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, मिलिट्री की बात हो रही है, और टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। ये कौन से आ गए जिसमें फिजिकल मेजरेबल की बात हो रही है। और इनटेंजिबल की बात करें, इसमें आप देख सकते हैं लीडरशिप की बात हो रही है, जो डायरेक्टली जो करें मेजर नहीं किए जा सकते, डीपली फिजियोलॉजी स्ट्रेटेजी इंपैक्ट हो जाए। लीडरशिप और डिप्लोमेसी की बात हो रही है, नेशनल मॉरल एंड यूनिटी की बात हो रही है, उसके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात हो रही है, और आइडियोलॉजी एंड पॉलिटिकल कल्चर का भी मेन रोल अदा होता है। इसमें इंटरनेशनल इमेज और प्रेस्टीज की बात होती है, और कल्चर एंड सिविलाइजेशन की बात हो रही है, डायस्पोरा इन्फ्लुएंस की भी बात हो रही है। अगर हम देखेंगे दोनों को मिला के हम देखेंगे, सबसे पहले हम नेचर की बात करें, सबसे क्या फिजिकल और मेजरेबल होना चाहिए, और जो नेक्स्ट है उसमें नॉन फिजिकल एब्स्ट्रैक्ट की बात हो रही है। विजिबिलिटी की बात करें, इसमें क्या है आर्मी जीडीपी की लैंड होनी चाहिए। इनविजिबिलिटी में होता है कि यूनिटी और कल्चर की बात हो रही है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें आप ये देख सकते हैं मिलिट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी की बात हो रही है, और इसमें डिप्लोमेसी, इमेज और मॉरल की बात हो रही है। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें ये हाई होता है और ये मीडियम होता है, और लॉन्ग टर्म की बात करें ये मीडियम होता है, ये हाई होता है। अगर हार्ड पावर, अगर पावर सॉफ्ट की बात, ये हार्ड पावर, ये सॉफ्ट पावर की बात हो रही है। अगर हम बात करें थिंकर्स एंड उनके व्यूज़ की बात करें, हेंस मैग्नेथो ने जो बात की थी, उन्होंने कहा था कि पावर इज इक्वल टू मिलिट्री प्लस मटेरियल स्ट्रेंथ। जोसेफ नाइस ने कहा था सॉफ्ट पावर इज एबिलिटी टू अट्रैक्ट नॉट कॉन्शियस, और राइमंड अरुण ने कहा था पावर जो है मिक्स ऑफ फोर्स इन्फ्लुएंस बाय लेगिटिमेसी। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें ये कहा गया था कि टेनेजिबल जो होता है ग्रोइंग इकोनॉमिक्स, न्यूक्लियर पावर की बात करें जिसमें स्पेस टेक की बात करें, ISR होगी, और इंटेनेजिबिलिटी होता है योगा, डिप्लोमेसी, डिस्पोरा, स्पोर्ट, सिविलाइजेशन, कॉन्टेक्ट। अगर हम कंक्लूजन की बात करें, इसमें ये कहा गया था एक कंट्री रियल पावर कम नॉट ओनली फ्रॉम टैंक्स एंड ट्रेड फ्रॉम बट फ्रॉम ट्रस्ट एंड ट्रेडिशनल ये स्ट्रॉन्ग नेशनल ब्लेंड टेनेजिबल विद स्ट्रेंथ विद इंटरनेजिबल इन्फ्लुएंस। इसमें ये कहा गया था कि हार्ड पावर जो है विन होती है, बट सॉफ्ट पावर विन माइंड जैसे अपना। इन्होंने ये कहा था कि जो हार्ड पावर है वो हम आप जीत सकते हैं, बट सॉफ्ट पावर जो है आपका माइंड जीत सकते हैं। अगर जो हमारा हम अगर हम इनके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें तो यूनिक जो है, तो उसमें सबसे पहला है साइबर कैपेबिलिटी। इसमें ये कहा गया था ये द न्यू टेनेजिबल एलिमेंट्स। इसमें ये कहा गया था कि आज के ज़माने के साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑफेंस, डिफेंस, साइबर एबिलिटी भी नेशन पावर का हिस्सा होते हैं। जैसे आप देखें इसराइल यूनिट 8200, उसके बाद इसराइल साइबर इंटरफेरेंस इन USA इलेक्शन, उसके बाद आप इंडिया सर्ट इन साइबर सुरक्षा इन्वेंशन। ठीक, साइबर कैपेबिलिटी की भी बात हो रही है। नेक्स्ट की हम बात करें, इसमें आप ये देख सकते हैं टाइम्स ऑफ पावर, टाइम एज अ पावर, पावर फास्ट पावर लॉजिक। इसमें ये कहा गया था, जोसेफ नाई ने कहा था कि दोज हु फास्टर डिप्लोमेसी और मिलिट्री स्ट्रेटेजी ऑफ्टन पावर पावर दे हु आर स्ट्रॉन्ग और बट स्लोअर इन इंडिया क्विक डिप्लोमेसी ड्यूरिंग ऑपरेशन गंगा यूक्रेन इज परफेक्ट एग्जाम्पल। तो आपको ऑपरेशन गंगा की बात करें तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद और भी जो हैं ऑपरेशन, जैसे रिसेंटली जो ईरान में जो अटैक हुआ था उसके बाद भी देखें इंडिया ने ऑपरेशन जो स्टार्ट किया था। तो ये आप देख सकते हैं कि जो इमीडिएटली जो किए काम किए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, जॉन चॉप ने भी कहा था कि फास्टर डिप्लोमेसी जिसकी बात हो रही है उसमें ये चीज़ जो इस्तेमाल होती है टाइम एज पावर। अगर हम बात करें टाइम पावर ऑफ परसेप्शन, इसमें इमेज और से रियलिटी की बात हो रही है। इसमें आप ये देख सकते हैं सम टाइम प्रिजाइव पावर के और एक्चुअल पावर की बात हो रही है। इसमें आप देख सकते हैं नॉर्थ कोरिया जो है लो GDP है बट अपेयर्स पावरफुल ड्यू टू न्यूक्लियर परसेप्शन। अगर सिमिलरली पाकिस्तान की बात है, स्ट्रेटजी जो है जियोग्राफी पोजीशन एंड न्यूक्लियर डिटेंस है। तो अगर हम बात करें तो ये एग्जांपल बता रहे हैं कि पावर भी जो चीज़ है वो इमेज और रियलिटी की बात हो रही है। जैसे हम नॉर्थ कोरिया की बात करें तो उनकी जो GDP है वो खास कुछ नहीं है, लेकिन उनके जो पास न्यूक्लियर पावर है तो उसकी वजह से जो उनके पास पावर जो है वो ज़्यादा होती जाती है। अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की स्ट्रेटजी, जियोग्राफी, पोजीशन और न्यूक्लियर डिटेंस की भी बात हो रही है। सेम ही है, सिमिलर ही है। न्यूक्लियर पावर से भी पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया की बात मतलब होती रहती है। अगर हम बात करें डायस्पोरा डिप्लोमेसी की, तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि इंडिया डायस्पोरा साइलेंट एम्बेसडर होते हैं इन USA, कनेडा, USA,
UAE। अगर हम बात करें इंडिया, अमेरिका एंड यूएस प्ले अ बिग रोल्स इन शेपिंग इंडिया यूएस रिलेशन। विवेक रामस्वामी, कमला हैरिस जो क्या कर रहे थे, इंडिया के होके यूएसए एंड यूए में जो थे एम्बेसडर थे या फिर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर थे। अगर हम वन वायलेंस स्टेटमेंट की बात करें, विच इंटेलिजिबल एलिमेंट स्ट्रेटजी बायलैटरल विच डोर ऑफिशियल डिप्लोमेसी, तो इसमें हम बात कर सकते हैं डायस्पोरा डिप्लोमेसी की बात करें। नेक्स्ट की हम बात करें नॉन स्टेट एक्टर्स की बात करें, तो उसमें आप ये कैसे टेक्निकल गेंट्स लाइक गूगल, मेटा, स्पेस एक्स डायरेक्टली बोस्ट नेशनल पावर। एग्जांपल एलन मस्क जो थे यूज्ड इन यूक्रेन्स प्राइवेट एसेट्स फॉर नेशनल इंटरेस्ट। इसमें एग्जांपल की बात करें, क्वेश्चन की बात करें, इसमें ये कहा गया था नेशनल पावर टुडे इज शेप्ड नॉट बाय द स्टेट बट आल्सो बाय द एक्टर विद इन स्टेट्स डिस्कस। अगर सिक्स की बात करें, सिक्स पॉइंट की, तो इसमें नेशनल पावर जनरेटिव कंट्रोल की बात की थी। इसमें जोसेफ नाइस ने कहा था कि जो उनका अपग्रेड आइडिया था उसमें ये कहा गया था कि कौन कंट्रोल करेगा ग्लोबल नैरेटिव्स को, जिसमें हम मीडिया की बात करें, एआई की बात करें, एजुकेशन की बात करें और विन माइंड्स की बात करें, मार्केट्स की बात। एग्जाम्पल की बात करें, चाइना जो कंट्रोल कर रहा था कन्फ्यूशन इंस्टीट्यूट की बात कर रहा था, उसके बाद यूएस जो शिपिंग कर रहा था ग्लोबल ओपिनियंस वर्सेस नेटफ्लिक्स CCN, और उसके बाद इंडिया प्रमोटिंग कर रहा था विश्वडाइट कुटुम कम्स इन G20। अगर इसमें अगर क्वेश्चन भी आ गया तो कोटेशन बेस आ सकता है, पावर इज नॉट जस्ट हुज आर्मी विन बट हुज स्टोरी विन। तो दिस कोटेशन इज रिफ्लेक्टेड टू सॉफ्ट पावर एंड नैरेटिव पावर की बात हो रही है। अगर हम सेवन्थ जो लास्ट जो पॉइंट है इसमें ये देख सकते हैं हाइडन पावर कि एक न्यू एकेडमी जो होती है वो क्या करती है, नेशन कैपेबिलिटी को बूस्ट करती है, बैकअप फ्रॉम क्राइसिस, हाइडन फ्रॉम पावर्स। इसमें ये जापान की बात हो रही है, पास्ट पोस्ट कोल्ड वार जो हुई थी, वर्ल्ड वार सेकंड, यूक्रेन 2022, इंडिया पोस्ट कोविड, एग्जाम्पल ऑफ राइजेंस पावर। अगर एसेशन रीजन की बात करें, इसमें ये कहते हैं साइलेंस इज एमरजेंसी एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर्स, नेशन डेट सर्वाइव्स अडाप्ट अंडर क्राइसिस ऑफ ग्लोबल रिस्पेक्ट। अगर हम बोनस की बात करें तो आप ये कह सकते हैं इन 21 सेंचुरी नेशनल पावर इज लेस अबाउट डोमिनेंस एंड मोर एंड्योरेंस इन्फ्लुएंस ऑफ नैरेटिव कंट्रीज। अगर हम ये तीनों मिला के हम कंक्लूजन की बात करें, ये कहा गया ये बेसिक है जाके कंसेप्चुअल डेप्थ में होता है। इसमें करंट अफेयर प्लस थ्योरी स्ट्रॉन्ग ब्लेंड होती है और एग्जाम जो एग्जामिनर होता है ऐसे इंटरडिसिप्लिनरी पॉइंट पसंद करते हैं। तो आप जब भी मतलब थ्योरी बेस्ड एग्जाम दे रहे हैं तो आप ही ऐसी चीज़ें जो पॉइंट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं ताकि आपका आंसर भी अच्छा बने और जो जो टीचर होगा जो चेक करने वाला भी उसको भी मतलब इम्प्रेस होगा कि बच्चे को कुछ नॉलेज है। नेक्स्ट जो हमारा सब यूनिट थर्ड है तो उसमें आप ये देख सकते हैं इंटरनेशनल पावर स्ट्रक्चर, यूनिपोलबिलिटी और बाईपोलबिलिटी और मल्टीपोलरिटी। तो इसमें ये देख सकते हैं, सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन की बात करें। इंट्रोडक्शन में ये कहा गया था इंटरनेशनल पावर स्ट्रक्चर का मतलब होता है हो पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स मेजर स्टेट्स इन इंटरनेशनल सिस्टम। ये सिस्टम ग्लोबल पीस, वार, अलायंस, डिप्लोमेसी और बैलेंस पावर ऑफ पावर के पैटर्न को डिफाइन करता है। इस टॉपिक्स में हम तीन मेजर मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे। एक हो गया यूनियन पोलरिटी, बाईपोलरिटी, मल्टीपोलरिटी। यूनियन पोलरिटी की बात करें, पावर स्ट्रक्चर वन सिंगल स्टेट सुपर पावर डोमिनेट्स। इसमें ये कहा गया था इंटरेक्शन सिस्टम, मिलिट्री, इकोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चर। अगर मेन फीचर की बात करें, इसमें ओनली वन सेंटर ऑफ पावर्स, नॉट पावर कैन इन्फ्लुएंस ग्लोबल डिसीजन अलोन, नो इक्विवेलेंट रिवाइवल्स इन द सिस्टम, पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड एंड हायरार्ची। अगर एग्जांपल की बात करें तो इसमें ये कह सकते थे पोस्ट कोल्ड वार periods 1991 onward, after the destruction of the USSR, the United States of America USA became the sole of superpower. It dominates global politics, economics, military alliance, NATO and culture influence. Hollywood, Silicon Valley, डॉलर्स और डोमिनेंस। अगर एडवांटेज की बात करें, स्टेबिलिटी थ्रू डोमिनेंस, क्विक डिसीजन मेकिंग, ग्लोबल ऑर्डर्स अंडर वन लीडरशिप। क्रिटिसिज्म की बात करें, टेंडेंसी टू बिकम इम्पीरियलिस्ट, इराक इन्वेंशन की बात हो रही है, अंडर डिमाइंस नेशनल इंटरेस्ट इनटू इंटरनेशनल लॉ एंड इंस्टीट्यूशन, क्रिएट रिसेंटिमेंट, एंटी
हेगमोनिक कोलेशन। तो अगर इसमें आप देखें एडवांटेज, अब देखा जाए कि 1991 में पोस्ट कोल्ड वार में क्या हुआ था, वन वार कि कैसे मतलब यूनाइटेड स्टेट यूएसएसआर और यूनाइटेड स्टेट के बीच में जो बिकेम सुपर पावर के बीच में जो पोस्ट वर्ल्ड वार कर, और इसमें ये कहा गया था कि जो डोमिनेट ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी थी, जिसमें नाटो की बात हो रही है, उसमें क्या किया था, कल्चर की बात हो रही थी। अगर हम एडवांटेज की बात करें, सबसे पहले क्या थी कि डोमिनेंस की बात हो गई थी, क्विक डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, ग्लोबल ऑर्डर जो थे, वन वर्ल्ड लीडर कैसे था। अगर इसमें क्रिटिसिज्म की बात करें तो इसमें ये कहा गया था, सबसे पहले इम्पीरियलिस्ट की बात हो रही, इंटरनेशनल लॉ से इन सिचुएशन की बात हो, एंटी हेजमोनिक कोलिशन की बात हो रही थी। अगर हम बात करें बाइपोलरिटी, इसमें ये कहा गया था बाइपोलरिटी का इज समवेयर वेयर टू सुपर पावर डोमिनेट वर्ल्ड पॉलिटिक्स आफ्टर इन अपोजिशन टू ईच अदर। तो ऊपर में हमने सिर्फ एक पावर की बात की थी, इसमें हमने दो पावर की बात की। इसमें हम ये देख मेन फीचर की बात करें, टू डोमिनेट ब्लॉक्स, इसमें वर्ल्ड वाइड इन आइडियोलॉजिकल कैंप्स, हाई मिलिट्री बुल्ट्स अप्स एंड आर्म्स रेस अलायंस एंड क्रूशल। इससे मैं एग्जांपल की बात करें, कोल्ड वार के टाइम पे यूएसए और यूएसएसआर की बात करें। अगर अलायंस की बात करें, नाटो जो था 1949 में, और वर्सा पैक्ट जो 1955 में हुआ था। उसके बाद आर्म रेस की बात हो रही है, न्यूक्लियर डिटेंस और पॉक्सी वार के विटामिन्स और अफगानिस्तान के बाद। एडवांटेज की बात करें उसमें स्टेबिलिटी बैलेंस की बात हो रही है, पावर की, क्लियर अलायंस सिस्टम हो गया, प्रिडिक्टेबल और इंटरनेशनल बिहेवियर। और क्रिटिसिज्म की बात करें तो इसमें रिस्क ऑफ न्यूक्लियर वार की बात हो रही है, सब्वेशन ऑफ जो अलायंस वॉइस और प्रोक्सिमिटी वार्स एंड ग्लोबल टेंशन। हम ये कह सकते हैं कि इस बाई का ही मतलब हो गया दो पावर, ऐसी जो वर्ल्ड है वो दो चीज़ों में डिवाइड हो, जैसे आप देख सकते हैं कोल्ड वार के टाइम पे आप देख सकते हैं, जैसे यूएसए और यूएसएसआर की बात हो रही थी, तो इसको बोलते हैं कि बाइपोलर। उसके मल्टीपोलर हो गया कि जो ऐसी जो पॉलिटिक्स है, ऐसी जो पावरफुल है, जो तीन या तीन मोर पावरफुल स्टेट हो, जिसमें ग्लोबल पावर एंड नो सिंगल स्टेट डोमिनेंस। इसमें आप मेनी सेंटर ऑफ पावर कॉम्प्लेक्स अलायंस की बात हो रही है, उस पर ग्रेटर डिप्लोमेटिक फ्लेक्सिबिलिटी पावर ऑफ डिस्फ्यूज की बात हो रही है। अगर हम हिस्टोरिकल इवेंट की बात करें, इसमें प्री वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो थी यूरोप 1850 से लेकर 1940, इसमें बहुत सी कंट्रीज जो थी वो क्या थी, पावरफुल फिल्म में, जिसमें ब्रिटेन की बात हो रही है, फ्रांस की बात हो रही है, जर्मनी की बात हो रही है, रशिया की बात हो रही है, ऑस्ट्रिया की बात हो रही है, और हंगरी की बात हो रही है। बैलेंस ऑफ पावर जो मेंटेन कर रही थी, शिफ्टिंग अलायंस की बात है। इमरजेंसी में आप देख रहे हैं टुडे तो मल्टीपोलर्स में यूएसए आ गया, चाइना आ गया, रशिया आ गया, यूरोप यूनियन आ गया, इंडिया आ गया और ब्राज़ील आ गया। इसमें एडवांटेज की बात करें, इसमें नो सिंगल हेजमनी की बात हो रही है, इसमें प्रमोट मल्टी का अलाइनमेंट डिप्लोमेसी की बात हो रही है, और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फॉरेन पॉलिसी की बात है। अगर क्रिटिसिज्म की बात करें, अनस्टेबल अलायंस की बात हो रही है, कन्फेशन एंड मिसट्रस्ट की बात हो रही है, रिस्क ऑफ रीजन कॉन्फ्लिक्ट एसिलिटी की बात है। अगर आप ये देख सकते हैं कि हम कंपैरिजन पीरियड्स में बात करें, पावर सिस्टम जो यूनिपोलर की बात है इसमें 1 हो रही है, बाइपोलर 2 और मल्टीपोलर 3 से ज़्यादा। अगर स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबल बट हेजेमनिक, स्टेबल बट टर्म्स टेंस फ्लेक्सिबिलिटी बट अनस्टेबल। इसमें एग्जांपल की बात करें, यूएसए जो था 1991 में, यूएसए जो था कोल्ड वार, यूएसए एंड यूएसएसआर, 19th सेंचुरी यूरोप टुडे। और डिप्लोमेसी की बात करें, टॉप डाउन कंट्रोल, ब्लॉक बेस्ड डिप्लोमेसी और मल्टी अलाइनमेंट डिप्लोमेसी। और रिस्क की बात करें, इंपीरियलिज्म, रिसेंटलमेंट्स, प्रॉक्सी वार्स, न्यूक्लियर्स और थ्रेट्स, और उसके बाद कन्फ्यूशन, शिफ्टिंग अलायंस। अगर हम देखें की थिंकर्स की बात करें, सबसे बात केंट्स की बात हुई, इसमें रिवोल्ट बाइपोलरिटी इज मोर स्टेबल ड्यू टू लेस इनइक्वालिटी। फिर उसके बाद जॉन्स की बात हो रही है, इसमें उन्होंने ऑफेंसरियलिज्म की बात की, जिसमें स्टेट ऑलवेज जो है मैक्सिमम पावर, मल्टीपोलरिटी की बात हो रही, कन्फ्लिक्ट। अगर रॉबर्ट की बात करें तो इन्होंने मल्टी की बात की थी, जिसमें कहा है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो है कॉपरेशन की बात हो रही है। अगर इंडिया पोजीशन की बात करें तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि करंट ग्लोबल स्ट्रक्चर की बात हो रही थी, इन्होंने स्ट्रेटजी ऑटोनॉमी की बात हो रही है, इसमें इकॉनमी मल्टीपल अलाइनमेंट, जैसे यूएसए हो गया, रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, ईरान की बात हो रही। इंडिया ने रिजेक्ट किया था यूनिपोलर हेजमनी को, चाइना और यूएसए डोमिनेंस। इंडिया इज मेंबर ऑफ मल्टीफॉर्म्स, जिसमें आप ब्रिक्स की बात कर सकते हैं, एससीओ की बात कर सकते हैं, क्वाड की बात कर सकते हैं, G20 की बात कर सकते हैं, ग्लोबल साउथ लीडरशिप की बात। अब हम कुछ रियल केस कंसेप्ट की बात करते हैं जो इन तीनों के लिए आपको और ज़्यादा इजीली आज समझ आ जाएगा। सबसे पहले आप बात करें
ट्रस्ट एंड सब्वेंशन की लॉजिक की बात करें, सबसे पहले यूनिपोलिटी की बात है। इसमें लो ट्रस्ट होता है और हाई फेयर होता है। वन डोमिनेट्स पावर होता है जो क्रिएट फेयर करता है वीकर स्टेट के साथ और सस्पेंड करता है इंटेंशन को, जैसे एंटी यूएस अलायंस हो गए, लाइक ब्रिक्स हो गया। अगर आप देख सकते हैं बाइपोलरिस की बात करें तो इसमें बाइपोलरिटी की इसमें बात कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला होता है मीडियम ट्रस्ट होता है, हाई सस्पेंशन होता है। इसमें रिवाइल जो पावर होती है वो नो ईच अदर होती है, वेल होती है, प्रिडिक्टेबल होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। कोल्ड वार डॉक्ट्रिन की बात है जिसमें म्यूचुअल असेस डिटेक्शन की बात करें। अगर हम बात करें मल्टी प्रोबेबिलिटी की बात करें, इसमें लो ट्रस्ट हाई कन्फ्यूजन की बात करें। टू मेनी प्लेयर अलायंस शिफ्ट क्विकली बस अनप्रेडिक्टेबली इंक्रीज, नो वन नो हु ट्रू ट्रस्ट ट्रूली। अगर हम बात करें रोल ऑफ मिडिल पावर की बात, लाइक इंडिया, ब्राज़ील, चाइना की बात करें, इसमें यूनिक की बात करें, लिमिटेड रोल की मोस्टली जो फॉलो होता था वो रेस्ट्रेंट। और यूनिक की बात करें तो यूएस लीड सिस्टम्स लिमिट ऑटोनॉमी ऑफ मिडिल पावर्स। बायो की बात करें फोर्स टू चॉइस बिटवीन टू कैंप्स, तो इसमें आप नॉन अलाइनमेंट की बात हो सकती है। मल्टी में गेम चेंजर हो सकता है जिसमें आप कह सकते हैं ब्रिक्स आ गया, एससीओ के आ गया, क्वाड्स आ गया। शो इसमें आप ये कह सकते हैं यूनी में एक आ गया कि जिसमें एक बंदा जो है पावरफुल होता है, बाई में होता है दो लोग जो होते हैं वो पावरफुल होते हैं, वो मल्टी में होते हैं बहुत सारे जो होते हैं वो पावरफुल होते हैं। ठीक है। अगर हम नरेटिव कंट्रोल की बात करें, इसमें यूनी की बात कर रहे थे कि जो डोमिनेट पावर होती है जिसमें मीडिया नॉर्म्स वगैरह हो गया। एग्जांपल की बात करें, अमेरिका कल्चर की बात हो रही है, लिबरल डेमोक्रेसी स्प्रेड्स वायर्स, मीडिया टेक की बात है। अगर बाई की बात करें तो इसमें आइडियोलॉजी और शेप की बात हो रही है जिसमें कोल्ड वार कैपिटलिज्म की बात हो रही है। अगर मल्टी की बात करें तो इसमें कन्फ्लिक्ट स्टोरीज और इसके बाद इंडिया सिविलाइजेशन की बात हो रही है। इंस्टीट्यूशन की बात करें, इसमें यूनी की बात करें तो इसमें इंस्टीट्यूशन बिकम टूल्स ऑफ हेजमनी। आज इसमें आईएमएफ की बात हो रही है, वर्ल्ड बैंक की बात होगी जो क्रिटिसाइज करे यूएस इंटरेस्ट की। अगर हम देखें बाई की बात करें, ईच ब्लॉक क्रिएट इट्स ओन इंस्टीट्यूशन, जैसे में नेटो की बात हो रही है, पैसिफिक पैक्ट की बात हो रही है, ब्रिटेन वुड्स वर्सेस कम कौन सी। अगर इंस्टीट्यूशन जो मल्टी की बात करें, इसमें इंस्टीट्यूशन जो काट कर फ्रेगमेंटेड और ओवरलोडेड, राइज ऑफ अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन, ब्रिक्स जिसमें AIIB हो गया, SC हो गया, UN हो गया, IMF आ गया। अगर पीस मैकेनिज्म हुआ कन्फ्लिक्ट हैपन डिफरेंट इन ईच, इसमें यूनिपोलर की बात करें तो सबसे पहले ये था कि इराक और लिबिया की बात हो रही है, हजमन जो राइट हुई थी वो रीशेप हुई थी वर्ल्ड अलोन की। अगर बाई की बात करें तो इसमें आप वियतनाम और अफगानिस्तान की जो आइडियालॉजी आर्म रेस हुई थी, इसमें बैलेंस ऑफ टेरर की बात हुई थी जिसमें इंक्रीज रीजन इंस्टेबिलिटी की बात। अगर मल्टी की बात करें तो इसमें सडन अलायंस हो गया थे, लोकल वार से चैन रिएक्शन की बात होगी जिसमें मिस कैलकुलेशन ऑफ इन हायर अलायंस, ड्रग न्यूट्रल स्टेट इन वार। उसके अब स्पीड ऑफ डिप्लोमेसी एक्शन की बात करें, यूनियन में आप देख सकते हैं फास्ट वन डिसीजन सेंटर, यूएस कैन एक्ट स्विफ्टली ड्रोन स्ट्राइक सेंशन। बाई की बात करें, डिलेड हो गया बिकॉज बोथ साइड्स वेट फॉर ईच अदर्स मूव डिसीजन पैरलिस कॉमन्स। उसके मल्टी की आप देख सकते हैं कंफ्यूज स्लो जो टू मैनी वॉइस की बात हो रही है, वेटोज अलाइनमेंट्स, यूएन रिफॉर्म स्ट्रक्स आर ईयर्स पावर्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन। अगर हम बात करें लास्ट पॉइंट की बात करें, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें आप ये देख सकते हैं यूनी में आप डोमिनेट्स पावर हो गया, इसमें आप कैसे कैसे सिलिकॉन वैलीज हो गया, पोस्ट की बात हो रही है, इसमें बाई की बात की, इसमें कॉम्पिटिटिव इन्वेस्टमेंट जैसे यूएसआर हो गया, मॉन रेस न्यूक्लियर टेक। अगर मल्टी की बात करें तो इसमें इंडिया SIR हो गया, चाइना स्पेस हो गया, EU के। तो आप समझ सकते हैं कि यूनियन का हो गया, यूनियन का सिर्फ एक, बाइक का मतलब दो, और उसके मल्टी कम बहुत सारे। तो आप इस हिसाब से भी इस चीज़ को अपने हिसाब से इसको आसान लफ्ज़ों में भी समझ सकते हैं। ठीक है। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो इसमें ये कहा गया था कि जो भी पावर, ग्लोबल पावर जो स्ट्रक्चर नॉट जस्ट अबाउट नंबर ऑफ सुपर पावर, ये हमें डिफाइन कर दिया। हो फेयर ट्रस्ट आइडेंटिफाई टेक्नोलॉजीज वार पीस एंड नैरेटिव प्लेस ग्लोबल स्टेज। इसमें ये कहा गया था कि कैसे ग्लोबल स्ट्रक्चर को बनाने के लिए मतलब सुपर पावर को कैसे डिफाइन करते हैं जिसमें लोगों के बीच में डर आ गया है, ट्रस्ट मतलब ट्रस्ट जो आस्ते आस्ते खत्म हो रहा है, आइडेंटिफाई होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, वार की बात हो रही है, पीस की बात हो रही है, नैरेटिव प्ले की बात हो रही है। इसमें ये मतलब कोटेशन है कि पावर स्ट्रक्चर इज नॉट जस्ट अबाउट मिलिट्री ब्लॉक्स, इट इज अबाउट हु गेट स्पीक, हु गेट हर्ड एंड हु डिसाइडेड व्हाट शुड बी। Understanding global power structures explains why states behave the way they do not, how alliance forms, what cause peace or wars, war or peace,
पावर में भी ग्लोबल बट स्ट्रक्चर डिफाइंस इन द वर्ल्ड। ईच पावर जो है वो स्ट्रक्चर करी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस करंटली यूनिक्लियर्स एंड मल्टीपोलर्स चाइना राइजिंग, रशिया रिसेंटिंग एंड इंडिया से। इसमें कंक्लूजन में ये कहा गया है कि सबसे पहले जो है जैसे ग्लोबल जो स्ट्रक्चर होता है वो नॉट हमें ये नहीं बताता कि सुपर पावर, हमें ये बताता है कि लोग इस आज के टाइम पे क्या क्या चीज़ें लोगों के बीच में क्या है कैसे। तो उसमें ये देखा था फिर फेयर भी है, ट्रस्ट भी है, आइडेंटिफाई भी है, टेक्नोलॉजी भी है, वार भी है, पीस भी है, नैरेटिव प्ले भी। और हमें ये कहा दिखाया जाता है कि एक हमें वार और पीस को कैसे स्टेबल करना है, कैसे उसको मेंटेन करके रखना है। और आज के टाइम पे देखें स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों जो हैं वो पाई जाती हैं। और आज के टाइम जो है वो यूनिपोलर मल्टीपोलर की ज़्यादा बात हो रही है, जिसमें चाइना, रशिया और इंडिया की बात हो रही है। जो हमारा फोर्थ सब यूनिट है उसमें हम पढ़ेंगे पावर ऑफ इंटरडिपेंडेंस, फिर यूएन सिस्टम और नाम्स की बात करेंगे। तो हम यूनाइटेड नेशन और नाम नॉन अलाइंड मूवमेंट को भी आज अच्छे से देख लेंगे। पावर ऑफ इंटरडिपेंडेंस की बात हो गई जिसमें रॉबर्ट कॉन्स और जोसेफ नाइस जो 1977 की बात हो रही है। इनकी जो बुक्स थी पावर्स इन इंटरडिपेंडेंस, वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन ट्रांजेक्शन बैकग्राउंड की बात करें, इन 1970 वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक नई सोच उभरी जिसमें रियलिज्म के फोकस और मिलिट्री पावर का चैलेंज किया गया था। रॉबर्ट कॉइन्स और जोसेफ नाइक ने कहा था कि मॉडर्न वर्ल्ड सिर्फ हार्ड पावर से नहीं चलती बल्कि इकोनॉमिक टाइज, इंस्टीट्यूशन, कम्युनिकेशन एंड म्यूचुअल डेवलपमेंट डिपेंडेंसी फॉर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये कहा गया था 1970 में कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक नई जो चीज़ लहराई थी रियलिज्म आइडियलिज्म। तो ये आप हमारे जो प्रीवियस जो इंटरनेशनल का रिलेशन का हमने क्लास ली थी वो आप क्लास ले सकते हैं। तो आपको समझ आ जाएगा कि उनके जो थ्योरीज तो उनका भी आपको मतलब समझ आ जाएगा कैसे उन्होंने डिफाइन की थी। तो उसके बाद उन्होंने ये कहा गया था कि रॉबर्ट ने कि जो और जोसेफ नाइस ने मॉडर्न वर्ल्ड को सिर्फ हार्ड पावर नहीं चाहते बल्कि इकोनॉमिक्स टाइज, इंस्टीट्यूशन, कम्युनिकेशन और म्यूचुअल डिपेंडेंसी की भी कहा गया था। अगर हम बात करें मेन कंसेप्ट की तो इसका मतलब ये था कि ए सिचुएशन इन विच स्टेट एंड फंक्शन आर कनेक्टेड एंड अफेक्टेड बाय ईच अदर। इसका मतलब यही था कि एक देश का डिसीजन और असर दूसरे पर कैसे पड़ता है, चाहे वो ट्रेड हो, इन्वायरमेंट हो, टेक्नोलॉजी हो या हेल्थ हो। ठीक। अगर हम कम्प्लेक्स की बात करें मॉडर्न वर्सेस रियलिज्म, इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले जो है किसकी बात करें इसके फीचर देखेंगे। रियलिज्म में ट्रेडिशनल व्यू और कॉम्प्लेक्स जो है जोसेफ नाइस की बात हो रही है। इसमें एक्टर की बात कर रही है जो ओनली स्टेट की हो रही है, स्टेट, एनजीओ, आईओ, एमएनसी। नेक्स्ट की बात करें इसमें एजेंडा की बात हो रही है जिसमें हाई पॉलिटिक्स, वार, सिक्योरिटी की बात हो रही थी, मल्टी इशू, क्लाइमेट, टेक्निक की बात हो रही थी, रोल ऑफ मिलिट्री की डोमिनेट की बात हो रही थी, लिमिटेड यूज़ ऑफ मिलिट्री फोर्स की बात हो रही है। अगर पावर व्यूज़ की बात करें हार्ड पावर की बात हो रही है, सॉफ्ट पावर की जो म्यूचुअल इन्फ्लुएंस की बात हो रही है। अगर उसके बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंटरडिपेंडेंस सेंसिटिव की इंटरडिपेंडेंस, इसमें ये कहा गया था कि एक देश की पॉलिसी एक्शन तुरंत इम्पैक्ट दूसरे देश पर होता है। एग्जांपल ऑयल चेंज प्राइस बाय सऊदी अरब अफेक्ट इंडिया इकोनॉमिक्स। वेरिएबिलिटी की बात करें इसमें अगर कोई देश चीज़ के लिए ज़्यादा डिपेंड और उसके पास अटेंड करता है तो उसके पास ऑप्शन है। तो एग्जांपल यूरोप, डिप्लोमेसी और एशिया गैस की बात हो रही है। अगर हम बात करें पावर इंडिपेंडेंस की बात करें, पावर कम फ्रॉम एबिलिटी टू पनिश बट आल्सो एबिलिटी टू विद होल्स। एग्जाम्पल की बात करें चाइना रिस्ट्रिक्टिंग रेयर केस ऑफ बात। अगर मॉडर्न एग्जाम्पल की बात करें तो आप कोविड-19 की बात करें, इंडिया चाइना ट्रेड की बात करें और सेमी कंडक्टर की बात करें जिसमें ताइवान जो डोमिनेंस करता है शो इकोनॉमिक्स डिपेंड्स इन इम्पैक्ट की बात करें। अब हमारा जो हम पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशन जो इसको आज अच्छे से देखें। सबसे पहले आप देखेंगे यूनाइटेड नेशन ने जो 24 अक्टूबर 1945 में जो था बना गया था, इसको यूनाइटेड नेशन डे भी माना जाता है। तो मेंबर्स की बात करें 193 कंट्री जो थी वो ऐड है। इसमें लेटेस्ट जो थी वो साउथ सूडान थी जो 2011 में बनी थी। अगर ये देखें कि इसको कॉइन किसने किया था, यूएस फ्लिंकेट डी रोसलेट, इसमें ये यूएस के प्रेसिडेंट थे। अगर चार्टर साइन की बात करें 26 जून 1945 एट सेंस फ्रांसो की बात करें। उसके बाद चार्टर चैप्टर की बात करें इसमें 19 चैप्टर हैं। अमेंडमेंट हुआ था कब हुआ था 1963, 1965 और 1973। ठीक। अगर शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि
चैप्टर 1 to 7, चैप्टर फिर 18, इसमें ये कहा गया था, इसे आगे शॉर्ट ट्रिक्स ये याद कर सकते हैं। पापा मुकेश ऑर्गेनाइज जनरल सेक्रेटरी पीस अगेंस्ट एनिमी। अगर चैप्टर 1 की बात करें, इसमें आप प्रिंसिपल पर्पस एंड प्रिंसिपल की बात हो रही है, और चैप्टर 2 में मेंबरशिप की बात हो रही है, चैप्टर 3 में ऑर्गन ऑफ यूएन की बात हो रही है, और चैप्टर 4 में जनरल असेंबली, चैप्टर 5 की बात करें सिक्योरिटी काउंसिल, चैप्टर 6 की बात करें पैसिफिक सेटलमेंट डिस्प्यूट की बात हो रही है, और एक्शन जो था पीस जो हो रही थी वो एग्रेशन की हो रही थी, और जो जो था चैप्टर 18 में जो हुआ था वो अमेंडमेंट की बात हुई थी। ठीक है, अगर हम देखा जाए कि जो इनके 6 मेन आर्गन है, सबसे पहले है जनरल असेंबली, ये कहाँ पे लोकेशन है, न्यूयॉर्क में, और इनका फैक्ट क्या था, एक पार्लियामेंट होती है नेशन की जिसमें 1 कंट्री इज इक्वल टू 1 वोट। अगर उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, ये भी न्यूयॉर्क में थे, इसमें जो थे 5 परमानेंट मेंबर थे और 10 जो थे नॉन परमानेंट मेंबर थे। अगर हम बात करें ECO SOC की, ये भी न्यूयॉर्क में थे, इसमें 54 मेंबर थे और 3 ईयर टर्म था। अगर ट्रस्टशिप काउंसिल की बात करें, इसमें भी जो थे ये भी न्यूयॉर्क में थी, और इसमें सस्पेंड हुई थी कब, ऑन 1 नवंबर 1994। अगर उसके बात करें ICJ की जो है, ये कहाँ पे नेदरलैंड की बात हो रही है, इसमें 15 जज हैं, 9 ईयर इनका टर्म पीरियड है। अगर UN सेक्रेटरीट की बात करें तो इसमें न्यूयॉर्क है, ये हेड होता है, जनरल सेक्रेटरी जो है 5 ईयर टर्म की बात हो रही है। अगर हम बात करें शॉर्ट ट्रिक्स की, तो इसमें आप ये कह सकते हैं ग्रेट स्मार्ट इकोनॉमिक्स ट्रस्ट इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इसमें आप ये कह सकते हैं ग्रेट जो है जनरल असेंबली है। उसके बाद सिक्योरिटी की बात हो रही है, एक काउंसिल की सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो रही है, ECO SCO, इसमें इकोनॉमिक ट्रस्ट इंटरनेशनल की बात हो रही है, इसमें उसके आपके ट्रस्टशिप और ICG, और उसके बाद सेक्रेटरीट की बात हो रही है। अगर हम बात करें सिक्योरिटी काउंसिल में जो है वो परमानेंट मेंबर कौन से, तो इसमें आप ये कह सकते हैं USA है, UK है, रशिया है, फ्रांस है, चाइना है, ऑल है, 5 मतलब जो है वीटो पावर है इनके पास। ठीक है, अगर हम बात करें नॉन परमानेंट मेंबर है, इसमें आप ये देख सकते हैं 10 मेंबर हैं जो इलेक्टेड होते हैं हर 2 साल के बाद। तो इंडियन मेंबरशिप की बात करें, ये इलेक्टेड होती है 8 टाइम के बाद, इसमें 2021 में हुई, 2021 और 22 में लास्ट हुई थी। अगर रिफॉर्म डिमांड की बात करें, इसमें G4 की बात हो रही है, इसमें इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान डिमांड करते हैं परमानेंट सीट के लिए। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की बात करें, तो इसमें आप ये कह सकते हैं FURCO, इसमें ये कहा गया था फ्रांस, UK, रशिया, USA एंड चाइना। अगर हम बात करें जनरल सेक्रेटरी की बात करें, तो आप देखेंगे इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप इस हिसाब से भी इसको अच्छे से कर सकते हैं। सबसे पहला जो है टीलाई, इसमें ये मतलब कब हुए थे इनका, जो ये कहाँ के थे, सबसे पहले आप देखें नॉर्वे के थे, और इनका 10 ईयर कब था, 1946 से 1952 का था। अगर नेक्स्ट की बात करें, तो इसमें आप ये देख सकते हैं डी हमर जोस्ट, इसकी ये कब थे, स्वीडन के थे, 1953 से 1961। अगर यू ठंड की बात करें, इसमें आप बात करते हैं 1961 से लेकर 1971 की बात हो रही है। उसके बाद आप देखते हैं कर्ट की बात करें, तो इसमें आप ये देखते हैं ऑस्ट्रिया के 1972 से लेकर 1991 पे थे। उसके बाद JP डी सेलर थे, ये पैरल के थे 1982 से 1981 में। अगर उसके बाद BB गाली की बात करें, ये इजिप्ट के थे 1992 से 1996 में। और कोफी आनंद की बात करें, ये गाना के थे 1997 से लेकर 2006 में। अगर बैन की मोन की बात करें, ये साउथ कोरिया थे 2007 से 2016 थे। अगर उसके बाद अभी रिसेंटली की आप बात करें, तो AG गर्टिस की बात हो रही है, जो पुर्तगाल के थे, और ये 2017 से आज तक ये जो है वो प्रेजेंट चल रहे हैं। अगर हम बात करें हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड नेशन, इनके की इवेंट्स की बात करें, तो आप 1994 से लेकर 2025 की बात हो रही है, इसमें हम अपडेट की भी बात करेंगे। सबसे पहले जो है 1940 से जो है वो फाउंडेशन की बात हो रही है, इसमें आप ये देख सकते हैं कि डम्बरोट ऑक्स कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है, इसमें आप USA, USSR, UK, चाइना डिज़ाइन जो कर रहे थे, फ्रेमवर्क कर रहे थे फ्यूचर ऑफ UN का। जो UN चार्टर हुआ था 1945 में बना था। उसके बाद 1946 में जो थे वो ट्रांसलेट जो नॉर्वे के थे वो अपॉइंट हुए थे, फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी हुए थे। और उसके बाद 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट अडॉप्ट हुआ था 1948 में। ठीक, अगर उसके बाद हम बात करें
पीस कीपिंग की बात करें 1950 में वो स्टार्ट हुई थी। इसमें आप ये देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन जो अप्रूव किया था मिलिट्री एक्शन इन कोरिया। उसके बाद यूनाइटेड नेशन HCR जिसमें रिफ्यूजी एजेंसी की बात हो रही है 1953 में। डग जो थे वो क्या बोले, डग हम्स जॉर्ज जो स्वीडन के वो सेकंड सेक्रेटरी बने थे। उसके बाद 1956 में जो था वो UN पीस कीपिंग फोर्स डिप्लॉयड हुई थी स्यूज कनाल में। अगर हम 1960 की बात करें तो इसमें जो था UN मिशन जो था कांगो में डिकोलोनाइजेशन हुआ था, ट्रांसिस्ट हुआ था। और यूथंड की बात करें बर्मा अपॉइंट हुए थे, जनरल सेक्रेटरी में हुए थे। और 1964 में बात करें तो उसके बाद UN पीस कीपिंग जो डिप्लॉयड हुआ था क्रिस्पी में हुए थे। 1965 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो फाउंडेड हुआ था। उसके बाद 1968 में नॉन NPT जो था अप्रूव हुआ था, जनरल असेंबली में हुआ था। अगर हम बात करें 1970 में तो आप ये कह सकते हैं इन्वायरमेंट इक्वलिटी की बात हुई, जिसमें आप देख सकते हैं 1971 में चाइना PRC की बात हुई थी, जिसमें रिप्लेस किया था ORSC सिक्योरिटी काउंसिल। फर्स्ट UN इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी स्टॉकहोम, UNEP की फॉर्म्ड हुआ था। फर्स्ट UN वुमेन कॉन्फ्रेंस मैक्सिको में हुई थी, इंटरनेशनल वुमेन ईयर। कर्ट वैलिडेंस ऑस्ट्रिया अपॉइंटेड जनरल सेक्रेटरी। अगर पीस डिप्लोमेसी की बात करें इसमें 1982 में जास्पर्स की डिकोलनी की बात हुई, पेरू की बिकम जो सेक्रेटरी जनरल हुए थे। अगर उसके बाद 1990 की बात करें तो इसमें वर्ल्ड समिट ऑफ चाइना की बाय UN ICEF। इसमें आप 1992 में था ब्रिटिश गाली के एजेप्ट जो थे वो क्या क्या बिकम जनरल सेक्रेटरी हुए थे। अर्थ समिट हुए थे, राइट लॉन्च हुआ था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एजेंडा जो था पीस हुआ था वो पब्लिश हुआ था, न्यू पीस कीपिंग स्ट्रेटेजी। उसके बाद कोफी अन्नान गवर्नर थे जो अपॉइंट हुए थे सेक्रेटरी ऑफ जनरल। अगर 2000 की बात करें तो इसमें ग्लोबल और ICC की बात होगी। इसमें MDGP हो गया था, ICC भी एस्टेब्लिश हुआ गया था, UNPC कमीशन क्रिएटेड हुआ था और बैन की मॉन जो था 100 अपॉइंटेड जो हुए थे क्या हुए थे जनरल सेक्रेटरी हुए थे। अगर हम बात करें 2010 की डिजास्टर वूमेंट्स की तो 2010 में जो हुआ था वो फेडरली अर्थक्वेक हुआ था, जिसमें UN लीड कर मैसिव रिलीफ एफर्ट की बात हो रही थी। UN वुमेन फोर्स प्रमोट जेंडर इक्वलिटी। साउथ सूडान जो थी बिकम 193 UN मेंबर्स। उसके बाद 2015 में जो हुआ था वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हुआ था, SDG अपॉइंटेड बाय 17 गोल्स टिल 2030। उसके बाद पेरिस जो था वो क्लाइमेट एग्रीमेंट साइन हुआ था अंडर UNFCC। इसमें जो था 2016 में जो था अंटोनिया जो थे वो क्या करे थे जनरल सेक्रेटरी बने थे, बिगेन सेक्रेटरी जनरल्स फ्रॉम जनवरी 2017 से आज तक ये चल रहे। और 2018 में जो था ग्लोबल कम्पैक्ट जो इमाइग्रेशन एंडोर्स हुआ था, फर्स्ट UN एग्रीमेंट जो था इंटरनेशनल माइग्रेशन। अगर उसके बाद हम देखें 2020 में इसमें पेंडेमिक की बात हो रही है ग्लोबल कोविड-19 की। उसके आप देख सकते हैं आवर कॉमन एजेंडा जो था प्रेजेंट बाय ब्रिटिश ब्लूप्रिंट ऑफ ग्लोबल चैलेंज रिफॉर्म्स। अगर 2023 की बात करें ग्लोबल एजुकेशन समिट फोकस ऑन ट्रांसफॉर्मेशन एजुकेशन सिस्टम। और 2024 की बात करें तो उसमें यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म्स USA सपोर्ट जो कर रहे थे 2 परमानेंट सीट अफ्रीका सीट की पुश टू बेटर रिप्रेजेंट ऑफ ग्लोबल साउथ इन यूनाइटेड सिस्टम। अगर हम बात करें 2025 में उसमें ये कह सकते हैं 2023 मतलब 23 सितंबर से 29 सितंबर में 80 यूनाइटेड जनरल असेंबली जो है हाई मतलब वीक हो गई हाई लेवल इन न्यूयॉर्क। और मई 13 से 14 तक आप देख सकते हैं यूनाइटेड पीस कीपिंग होगी, वो कॉन्फ्रेंस होगी बर्लिन में होगी। अप्रैल 13 से 26 जो होगी वो UN स्पेशल डे होगा एक्सपोज इन जापान। और उसके बाद नवंबर 10 से 21 इसमें आपको COP30 क्लाइमेट समिट की भी बात हो रही है। अगर हम बात करें क्विक रिवीजन की तो इसमें आप ये शॉर्ट ट्रिक्स कर सकते हैं लाए मतलब ये जो हमने जनरल सेक्रेटरी पढ़े हैं तो इसकी आप ये शॉर्ट ट्रिक्स कर सकते हैं। अगर हम बात करें यूनाइटेड जो मेजर इवेंट्स जो हुए थे वो आप ये देख सकते हैं चार्टर जो हुआ था, चार्टर प्लस ह्यूमन राइट रिफ्यूजीज पीस कीपिंग डिकोलोनाइजेशन ऑफ NPT इन्वायरमेंट प्लस वुमेन्स सस्टेनेबल पीस बिल्डिंग। उसके बाद कोविड की बात हो रही है, ICC MTG थी, STG की बात हो रही है और कोविड की बात हो रही है। STG में ये कहा गया था नो पॉवर्टी, गुड हेल्थ, जेंडर इक्वालिटी, क्लाइमेट एक्शन सब कुछ STG में 70 गोल्स गोट एवरीथिंग फॉर हंगर टू पीस। अगर एजेंसीज की बात करें तो आप इसमें ये कह सकते हैं WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो हेल्थ मैटर करती थी, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ये एजुकेशन और हेरिटेज की बात करी थी, UNICEF ये UN
चिल्ड्रन फंड की बात हुई, चाइल्ड अफेयर की बात करें, चाइल्ड वेलफेयर की बात करें, यूएनडीपी हो गया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसमें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात हो रही है। इसमें यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज़ की बात हो रही है, जिसमें रिफ्यूजी प्रोटेक्शन की बात हो रही है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम के, जिसमें इन्वायरमेंट्स की बात हो रही है, और वर्ल्ड फॉर फूड प्रोग्राम, जिसमें हंगर रिलीफ की बात हो रही है। अगर एग्जाम ओरिएंटेड की बात तो आप ये कह सकते हैं, इसके लिए आप याद रखें। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है तो उसमें हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट्स की बात हो रही है, जो 1961 में मतलब बनी थी। इसमें जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई का बिलग्रेड में हुई थी, यूगोस्लेविया में, और की फाउंडर आप ये देख सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू जो इंडिया के थे, टेल्टो जो थे वो यूगोस्लेविया के, और नसर जो इजिप्ट के थे, और सरकारियाँ जो थे इंडोनेशिया से, और करवाना जो थे वो गाना के थे। और ये पर्पज़ यही था कि हमने क्या करना है, कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएसए और यूएसएसआर को ब्लॉक से दूर रहना है, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस प्रिजर्व करना, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करना, प्रमोट करना, एंटी इम्परलिज्म, एंटी कॉलोनाइजेशन स्टैंड रहना। नेहरू पॉलिसी को नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट्स कहा गया था। इसमें कहा गया था वुड नेवर आइडर बी डिक्लेयर्ड बाय ईस्ट और नॉर्थ। इसमें नॉन प्रिंसिपल की बात करें तो इसमें ये कहा गया था कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, टेरिटरी इंटीग्रिटी, नॉन अग्रेसेशन, नॉन इंटरफेरेंस, इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, पीसफुल कोएक्सिस्टेंस। अगर एक्टिविटी की बात करें, इन्होंने कहा कि स्ट्रॉन्ग वॉइस फॉर डेवलपिंग वर्ल्ड, सपोर्टेड डिकोलाइजेशन, डिसआर्मेंट्स, इकोनॉमिक जस्टिस, प्रमोटेड क्या होता है साउथ साउथ कोऑपरेशन। अगर नॉर्म्स की बात करें, आफ्टर कोल्ड वॉर क्रिटिसाइज नाम लॉस्ट रेलिवेंस आफ्टर कोल्ड वॉर, बट नाम अडॉप्टेड 3 न्यू चेंजेस में ग्लोबलाइजेशन, क्लाइमेट, डिजिटल डिवाइड्स एंड न्यू कॉलोनाइजेशन की बात करें। और आज के टाइम पे बात करें, इंडिया विल स्टिल सपोर्ट नॉर्म्स एज अ प्लेटफॉर्म स्ट्रेटजी ऑटोनॉमिस। और उसके बाद 21 सेंचुरी में जो था, इंडिया फॉलो मल्टी अलाइनमेंट्स क्लोज विद यूएसए, रशिया, फ्रांस, ईरान, इसराइल। उसके बाद पीएम मोदी नाम वर्चुअल जो थी समिट 2020 में ऑन कोविड-19 की अप्रूव थी। अगर उसके बाद आप इसके चेयरपर्सन की बातों को कर सकते हैं तो आप ये देख सकते हैं, सबसे पहले जो थे वो जोसेफ ब्रोज टिल्टू थे, ये यूगोस्लेविया लीग कम्युनिस्ट 1961 से 1964। अगर इसके नसर की बात करें, ये इजिप्ट के थे, अरब सोशलिस्ट थे 1964 से 1970। अगर केंस की बात करें, ये ज़िम्बिया के थे, यूनाइटेड नेशन इंडिपेंडेंट पार्टी से थे 1970 से 1973। तो ये आप, मैं जब PDF दूंगा तो आप ये इनके जो है पढ़ सकते हैं। तो जो अभी लास्ट के हुए हैं तो आप ये याद कर सकते हैं, लास्ट का जो है योवर मुस्नोवी जो एजेंडा के थे, तो युगनंडा के, तो उनमें कौन सा था, नेशनल रेजिस्टेंट मूवमेंट, जो 2024 से अभी तक चल रही है। अगर की पॉइंट्स की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं, फर्स्ट चेयरमैन जो तो वो जोसेफ थे, और इंडिया के जो थे चेयर जो है ट्वाइस हुए थे, नीलम संजीव रेड्डी 1963 में, और जिलन सिंह जो थे 1983 से 1986 तक थी। अगर रिसेंट चेयर की बात करें तो उसमें अलजीव, ये अजरबैजान से, और उसका भी है मजरानी जो अभी जो चल रहे हैं। अगर चेयर की चॉइस की बात है, नम्मी जो सबमिट होती है हेल्ड रोंगली एवरेज 3 से 4 ईयर में होती रहती है। अगर हम बात करें समरी रिवीजन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं, पावर इंडिपेंडेंस नाइस प्लस पावर इज कोऑपरेशन शॉर्ट रिलीजम चैलेंज यूनियन सेक्रेटरी में 6 ऑर्गन की बात हो रही है। नॉर्म की नॉन अलाइनमेंट जिसमें है नैरो लेगेंसी साउथ की, ग्लोबल साउथ की बात करें। अगर हम बात करें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स नॉन अलाइनमेंट्स में, सबसे पहले यह है कि नाम का जन्म कोल्ड वार के बीच में हुआ था। नो एंट्री की बात हो रही है। 5 पिलर की बात हो रही है, जिसमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट, नॉन एग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस, इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट और पीस को एग्जिस्टेंस की बात हो रही है। अगर 1961 में कह सकते हैं तो नेहरू, नासिर और टीटू जो थे वो सुपर हीरो थे। अगर नेम्स के अंदर कोल्ड वार की बात करें, 1979 में सबमिट हुआ था कि क्यूबा फाइलैंड्स यूएसएसआर यूएस को सपोर्ट ओपनली किया था, नेहरू लाइन से हटकर इंडिया ने अपोजिट किया था। नाम का मतलब नॉन अलाइनमेंट, नॉट हाइडन अलायंस। उसके बाद आप देख सकते हैं, नाम का जो था नो परमानेंट सेक्रेटरीट है, इसमें कोई भी जो है सेक्रेटरी नहीं है, कोई हेडक्वार्टर नहीं है, कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं, लीडरशिप रोटेट होती है, सबमिट का 3 4 उसके बाद हम देखें नॉन अलाइनमेंट में ग्लोबल साउथ की आवाज़ होती है। इसमें आप देख सकते हैं डेवलपिंग नेशन, जिसमें 194 से लेकर 51 कंट्रीज थी, और आज के टाइम पे 120 प्लस जो कंट्रीज़ हैं वो लार्जेस्ट ग्रुप है यूनाइटेड नेशन का। अगर उसके बात करें नाम के मेंबरशिप की, तो उसमें ये कैसी, इंडिया जो है फाउंडर नाम का एंड यूएन से परमानेंट सीट है, डिस्प्यूट करती है एंटी नेशनल है। उसके बाद नॉर्म्स
सपोर्ट करती है वो किसको, लिबरेशन मूवमेंट 1970 में, जिसमें पैलेस्टाइन, नीबिया, साउथ कोरिया जैसे कॉलोनिकल फ्रीडम स्ट्रगल को ओपनली सपोर्ट किया था। नाम का मिलिट्री अलायंस जो है वो नेटो वर्स के मिलिट्री बेस जैसे नाम जो है मॉरल पॉलिटिकल अलायंस ओनली, कोई जॉइंट आर्मी वेपन टूरी नहीं। उसके बाद आप देख सकते हैं नाम का जो रोल है 21 सेंचुरी में, तो उसमें आप ये देख सकते हैं कोविड वैक्सीन की बात हो रही थी, क्लाइमेट जस्टिस की, डिजिटल डिवाइड ब्रिज की और एआई एथिक्स की भी बात हो रही थी। वर्ल्ड लाइन्स की में हम कहें तो नाम जो है वो बॉर्न हुआ था कोल्ड वार के टाइम पे, बट क्रैक है ग्लोबल इनजस्टिस, और उसके बाद ये फ्रॉम ब्लेबरेंट टू ब्लोक्चेन नेम्स, मतलब जो था नाम से इवॉल्व विद हिस्ट्री। नाम जो था वो न्यूट्रलिटी जो नॉन अलाइनमेंट जो थे वो क्या कंप्रेस कर रहे थे, मॉरल कंप्रेस। तो उसमें आप बोनस की आप ये चीज़ याद कर सकते हैं, आज के टाइम पे कौन है, योगो युवारी, जो कंट्री कौन थी, युगांडा के थे, और पार्टी जो थी नेशनल रेजिस्टेंस मूवमेंट 2024 से अभी तक ये प्रेजेंट के, ठीक है, चल रहे हैं। अगर उसके बाद हम देखते हैं कि इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें, सबसे पहले जो है पावर एंड इंटरडिपेंडेंस की बात करें, इनकी जो बुक्स थी कौन सी थी, बुक्स डेट चैलेंज रियलिज्म, जोसेफ नाइल्स और रॉबर्ट की बात हो रही थी, जो 1977 में पावर और इंटरडिपेंडेंस ने फर्स्ट टाइम ये बताया था कि मिलिट्री के अलावा भी पावरफुल होती है, जो सॉफ्ट पावर कहती है, ठीक है। यानी थ्योरी लेटर जॉर्ज नाइस ने सॉफ्ट पावर के नाम पे पॉपुलर, जो आज के टाइम पे बात हो रही थी। अगर जापान की बात करें तो उसमें पावर विदाउट बुलेट की बात हो रही थी, जिसमें जापान एक इकोनॉमिक पावर है लेकिन फुली मिलिट्री नहीं है ड्यू टू वर्ल्ड वॉर सेकंड, स्टिल जापान इज रिस्पेक्टफुल ग्लोबल ड्यू टू इकोनॉमिक पावर, टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट इन्फ्लुएंस। कोविड-19 का इंटरडिपेंडेंस का असली मतलब दिखाया, एक वायरस ने पूरी दुनिया को दिखाया। तो उसमें आप देखें इंडिया का जैसे मतलब इंडिया का मतलब जैसे कोविड-19 आया तो उसमें देखें कैसे एक मतलब पूरे मतलब कंट्रीज़ को, पूरे वर्ल्ड को उसने मतलब कैसे झंझोड़ दिया था। जैसे चाइना से स्टार्ट हुआ था, फिर उसके बाद डिफरेंट कंट्री में चला गया था, फिर लास्ट पे जो थी मेडिसिन बनी, उसके बाद जो था कोविड-19 का भी ख़त्म हुआ। ताइवान का चिप पावर की बात हो रही है, यूएन की आप बात कर सकते हैं, इसमें यूएन जो था वो प्लान हुआ था बिफोर वर्ल्ड वार सेकंड के जो एंडेड हुआ था। तो उसमें आप ये देख सकते हैं 1944 से बाद देखते हैं यूएस के साथ डोमिनेट किया हुआ था। उसके बाद यूएस आर्म्स आर्मी पीस कीपिंग, यूएन का अपना पोस्ट ऑफिस था, जिसमें मतलब न्यू हेड क्वार्टर की बात हो रही थी जो न्यूयॉर्क में था। यूएन का नोबेल प्राइज़ की बात हो रही थी। उसके बाद नॉन अलाइनमेंट की बात करें तो ये एक न्यूट्रल था। इसमें नॉन अलाइनमेंट सबसे जो फर्स्ट जो हुई थी वो मीटिंग हुई थी 1961 में हुई थी, इसमें लेकिन नेहरू ने 1955 में बड़े कॉन्फ्रेंस में ही दिया था। नाम की बात करें तो आज के टाइम पे 120 मेंबर्स हैं, जो लेकिन नेटो के 31 से और G20 के 20 है, और टोटल जो है नाम के 120 मेंबर्स हैं, जो सबसे बड़ा जो है साउथ ग्लोबल में है ये चीज़ है। तो उसके बाद नॉर्म्स का जो इन्फ्लुएंस है यूएन से भी दिखता है। क्यूबा पहले से कंट्रीज पहले खोज करती है ट्वाइस को। अगर बोनस की एग्जाम की कोटेशन की बात करें, पावर इज शिफ्टिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये किसने कहा था, फरीद की बात हो रही है। नॉट एलिजाइंस इज आल्सो ए पावरफुल अलाइनमेंट, इंडिया डिप्लोमेट नाम की बात, और सॉफ्ट पावर जो है वो अट्रैक्ट करता है, नॉट कोर्स की बात हो रही है, ये जोसेफ नाइस ने कहा था। अगर कंक्लूजन की बात करें तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो आपके लिए एग्जाम के लिए बेनिफिट होंगे। तो आप मुझे बताएं आज का लेक्चर आपको कैसे लगा। तो अब हम नेक्स्ट जो होंगे वो नेक्स्ट यूनिट की तैयारी करेंगे। तो अगर आपको इस यूनिट की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।